नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। ईरान के हमलों को लेकर भारत ने ईरानी राजनयिक को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजनयिक को बुलाया और यूएई में टैंकर पर हमले में भारतीय की मौत के मामले पर जवाब मांगा। भारत की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत एक्स 2026 का आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुभारंभ हो गया है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, कारीगर, स्टार्टअप शामिल हो रहे हैं। भारत एक्स 2026 के तीसरे संस्करण में यूएस, यूके, जापान, पुर्तगाल सहित 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। वहीं यूएन और ईयू के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। भारत एक्स 2026 में 8 भागीदार राज्य और 9 प्रदर्शक राज्य हैं। 1.6 मिलियन वर्ग फुट का व्यापारिक क्षेत्र में हो रहे इस आयोजन में 4000 से अधिक B2B बैठक होंगी, जिसमें 30 से अधिक समझौतों की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शौर्य विजय यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर वो शामिल हुए। कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि कड़ाके की ठंड में हमारे जवानों ने एक एक चोटी को दुश्मन से मुक्त कराया था। 27वें कारगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना ने पॉइंट 5140 यानी गन हिल तक विशेष स्मृति ट्रैक आयोजन किया। इस ट्रैक का उद्देश्य ऑपरेशन विजय के दौरान अदम्य साहस और सटीक फायर पावर का परिचय देने वाले आर्टिलरी रेजिमेंट को श्रद्धांजलि अर्पित करना था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज से बेल्जियम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने के लिए कई अहम बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीयूष गोयल तीसरी भारत यूरोपीय संघ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में व्यापार को आसान बनाने, नई तकनीक, आर्थिक सुरक्षा, मजबूत सप्लाई चेन और निवेश के नए अवसरों पर चर्चा होगी। पीयूष गोयल यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और बेल्जियम के प्रधानमंत्री सहित कई वरिष्ठ यूरोपीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री डेविड टर्नवाल और यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस शेफकोविच के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री एंटवर्प बंदरगाह और एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर का भी दौरा करेंगे। एंटवर्प बंदरगाह पर वे माल ढुलाई, ग्रीन लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की बेहतर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। पीयूष गोयल एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर में वैश्विक हीरा कारोबार, हीरो की प्रमाणन प्रक्रिया, जिम्मेदार सोर्सिंग और भारत के रत्न आभूषण उद्योग के लिए नए अवसरों की जानकारी लेंगे। पीयूष गोयल ने अपनी विदेश यात्रा के पहले चरण में स्पेन इंडिया बिजनेस फोरम में संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत और स्पेन के बीच व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह पर जोर दिया। पीयूष गोयल ने भारत स्पेन के आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए 4 अहम सुझाव दिए और भारत यूरोपीय संघ FTA के अवसरों पर का लाभ उठाने, पर्यटन और प्रतिभा को जोड़ने, पारस्परिक निवेश बढ़ाने और सरकार से सरकार संबंधों को मजबूत करने की अपील की। पीयूष गोयल ने स्पेन के उद्योग और पर्यटन मंत्री से मुलाकात कर व्यापार, निवेश, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, पर्यटन और भविष्य के कई क्षेत्रों में भारत स्पेन सहयोग को मजबूत करने के नए अवसरों पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के ब्रसेल्स दौरे पर हैं, जहां वे तीसरी इंडिया EU ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल मीटिंग में शामिल होंगे। अपने EU और बेल्जियम सबकक्षों से बातचीत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर की ये ब्रसेल्स यात्रा भारत और यूरोपियन संघ के बीच बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को दर्शाती है। वे यूरोपीय ब्लॉक के द्विपक्षीय व्यापार और तकनीकी सहयोग को गति देने वाले मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। इस दौरान वेस्ट एशिया, यूक्रेन और सूडान समेत ग्लोबल डेवलपमेंट पर चर्चा हुई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2028-29 की अवधि के लिए अस्थायी सदस्यता हासिल करने के उद्देश्य से अपना आधिकारिक प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान इसकी शुरुआत की।
भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रति उसका दृष्टिकोण शांति की अवधारणा पर आधारित है, जिसका अर्थ है मानदंडों, विश्वास और निष्ठा के माध्यम से समग्र प्रगति सुनिश्चित करना। इससे पहले भारत वर्ष 2021-22 की अवधि में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रह चुका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत टेरर फाइनेंसिंग को रोकने पर ध्यान देने, टेररिस्ट ग्रुप्स की लिस्टिंग के लिए ऑब्जेक्टिव और सबूतों पर आधारित प्रस्तावों को बढ़ावा देने के लिए कमिटेड है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वे बैरकपुर स्थित केंद्रीय पटसन संवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान में जूट क्षेत्र के किसान और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद करेंगे। 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे से जुड़े केस में 5 लोगों को सजा होगी। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या केस में कड़कड़ुमा कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। दिल्ली में साल 2020 में दंगा मामले में कोर्ट ने पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन समेत जावेद, नाजिम, कासिम, अनस को दोषी ठहराया है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने पूरी आम आदमी पार्टी और साथ में कांग्रेस को भी घेरा। प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने 2020 के दिल्ली दंगों को हिंदू विरोधी नरसंहार बताया और कहा कि उस समय का पूरा इकोसिस्टम ही दोषी साबित हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मामले में आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा कि दोषी ताहिर हुसैन अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एक न्यूज एजेंसी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर दोनों देशों की टीम लगातार बातचीत कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती मरीजों को दिए जाने वाले भोजन पर रोजाना होने वाले खर्च को लगभग दोगुना बढ़ाते हुए 56.64 रुपए से 110 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। ये नई व्यवस्था 1 अगस्त से लागू होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि समिति ने जून में मौजूदा दरों की समीक्षा की और इसमें खाने पीने की चीजों की मौजूदा बाजार कीमतों को ध्यान में रखा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार ने सरकारी अस्पतालों और स्कूलों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और उसके पोषण मूल्य में सुधार के लिए ऐतिहासिक और जन केंद्रित कदम उठाया है। टीएमसी में नया विवाद छिड़ा है शहीद दिवस रैली को लेकर। प्रतिभा बनर्जी की अगुवाई वाले तृणमूल कांग्रेस के खेमे ने कहा है कि यदि ममता बनर्जी मार्गदर्शक के रूप में आना चाहें तो 21 जुलाई को होने वाले शहीद दिवस रैली में शामिल हो सकती हैं। हालांकि गुट ने यह भी स्पष्ट किया है कि ममता बनर्जी को औपचारिक रूप से आमंत्रित करने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दोनों प्रतिद्वंदी गुटों ने धर्मतला में वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी थी, जहां परंपरागत रूप से शहीद दिवस रैली होती रही है। पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बाद ऋतुव्रत गुट ने वैकल्पिक स्थान मांगा और उन्हें मयो रोड स्थित गांधी प्रतिमा के पास कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मिली। दूसरी ओर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने कार्यक्रम स्थल को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया है और अभी तक अपनी अंतिम योजना की घोषणा नहीं की है। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीबीआई की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने उनकी जमानत को बरकरार रखा है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में जैन मेटल प्राइवेट फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में बिहार के एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के कटिहार में पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क से संबंध के संदेह में युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक की पहचान कटिहार जिले के मुसाफुर गांव निवासी 22 वर्षीय मोहम्मद अहद के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर कैच द रेन, जहां वर्षा हो जब वर्षा हो अभियान की गति को बनाए रखते हुए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी भारत में जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जल निकायों के पुनर्जीवन से जुड़ी गतिविधियों को तेज किया। 27 राज्यों में कैच द रेन अभियान को गति मिली है। इस अभियान का मकसद है कि आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों की जल सुरक्षा में किया गया एक महत्वपूर्ण निवेश है। पुरी में 16 जुलाई से शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
रथ यात्रा से पहले एनडीआरएफ, स्काउट एंड गाइड, अग्निशमन सेवा और अन्य संबंधित एजेंसियों ने मिलकर एक बहु एजेंसी मॉक ड्रिल का आयोजन किया और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने, श्रद्धालुओं की सुरक्षा, बचाव कार्यों और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की तैयारियों का परीक्षण किया। 3 जुलाई से कश्मीर में चल रही श्री अमरनाथ जी की यात्रा 2026 की अगर बात करें तो अब तक 2.75 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आज 5,335 यात्रियों का एक और जत्था जम्मू से घाटी के लिए रवाना हुआ। मौसम विभाग ने आज बिहार और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। इन क्षेत्रों में कल तक तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और ओडिशा के कुछ हिस्सों में बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कुरुंग कुमे जिले में कुमे नदी के ऊपरी इलाके में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से दामिन सब डिवीजन और पारसी पार्लो सर्कल में भारी नुकसान हुआ है। असम के 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दारंग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। 10 राजस्व परिक्षेत्रों और 61 गांवों में 9,500 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। असम में बाढ़ की स्थिति को लेकर भाजपा विधायक दिगंतर कालिका ने कहा है कि सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। और आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं एक बार फिर से तेज रफ्तार से। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से प्रशासनिक सुधारों में एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। इसके अलावा जितेंद्र सिंह ने कहा, यूपीआई, डीबीटी और आधार आधारित सेवाओं ने नागरिक सरकार और नागरिकों के संबंध को बदला है। साथ ही सीपी ग्राम्स प्लेटफॉर्म के जरिए शिकायत निवारण की क्षमता में भारी वृद्धि हुई है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान देकर कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीएसएनएल ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में अपने परिचालन राजस्व में बिना ऑडिट के लगभग 10% की बढ़ोतरी दर्ज की है। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार भारत के वित्तीय क्षेत्र में 2025 में 29 लाख साइबर हमले हुए, जबकि 2021 में 14 लाख घटनाएं दर्ज की गई थीं। इस प्रकार पिछले 4 साल में घरेलू वित्तीय क्षेत्र में साइबर हमले की घटनाओं में 2 गुना से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि जैसे जैसे साइबर खतरे जटिल होते जा रहे हैं, सार्वजनिक संस्थानों और उद्योगों के बीच भरोसेमंद साझेदारी डिजिटल विश्वास को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि देश के 104 हवाई अड्डे 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर संचालित हो रहे हैं। उन्होंने इसे स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में भारत की बड़ी उपलब्धि बताया।
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ करीब $232 अरब पर पहुंच गया है। देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में शामिल SBI फंड्स मैनेजमेंट का IPO आज से निवेशकों के लिए खुल गया है। ये इस साल के सबसे बड़े IPO में से एक है। SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने अपने IPO के लिए प्राइस बैंड 545 से 574 रुपए प्रति इक्विटी शेयर तय किया है। ये IPO 16 जुलाई तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। शुरुआती कारोबार में BSE सेंसेक्स में करीब 500 अंकों की गिरावट आई, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 24,100 अंक से नीचे चला गया। पश्चिमी एशिया में हाल ही में बड़े तनाव के बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश के भारत में धीरे धीरे वापस आने की उम्मीद है और NSE का बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी एक साल में 10% बढ़कर 26,500 अंक पर पहुंच सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेजी से छोटे बिजनेस की ओर से लोन की मांग जो है बढ़ रही है। इसके चलते स्मॉल बिजनेस क्रेडिट पोर्टफोलियो वित्त वर्ष 2026 में 13.4% बढ़कर 49.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि केवल एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले छोटे व्यापार लोन में क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। पोर्टफोलियो में इनकी हिस्सेदारी 80% है और एक्टिव लोन में 87% से अधिक है। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 तक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए करीब 40,000 करोड़ रुपए जुटाए जाने की उम्मीद है। सोमवार को जारी ब्रिकवर्क रेटिंग्स के इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही करीब 10,000 किलोमीटर के नए हाईवे, एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रिंट हार्डवेयर उत्पादों से जुड़े सामान की बिक्री और आपूर्ति में गलत व्यापार और गतिविधियों के लिए प्रौद्योगिकी कंपनी HP इंडिया और उसके 16 पुनर्विक्रेताओं पर कुल 14.28 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ईडी ने कथित क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले के तहत 55.50 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर ली हैं। 68% उपभोक्ता स्मार्टफोन खरीदते वक्त AI फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है, जबकि 82% लोगों का मानना है कि पारदर्शी डेटा प्रबंधन और भरोसा स्मार्टफोन खरीदने के फैसले में अहम भूमिका निभाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2027 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के तहत उद्योग संचालित चुनौतियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि चयनित चुनौतियों के सफल संचालन के लिए प्रत्येक परियोजना को अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का एकमुश्त अनुदान दिया जा सकता है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उसने बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। गार्ड्स के अनुसार हथियार सहायता गोदामों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और अमेरिकी सैनिकों के आवासीय भवन को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना के अनुसार उसने 12 जुलाई को एयरक्राफ्ट, नौसैनिक जहाजों और ड्रोन का इस्तेमाल करके ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय रडार साइटों, मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं और छोटी नावों पर हमला किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में पिकेक्स माउंटेन को भी खत्म करने और ईरान पर लगातार कड़े हमले करने की चेतावनी दी है। ईरान के नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी के पास मौजूद पिकेक्स माउंटेन एक बहुत ज़्यादा सुरक्षित जगह है। ये परिसर इतना गहरा और मजबूत है कि इसे बस्ट बम की पहुंच से भी बाहर माना जाता है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आरोप लगाया है कि ईरान हुतियों के नियंत्रण वाले यमन में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सैन्य विशेषज्ञों और हथियारों गुप्त रूप से भेज रहा है। यमन ने इन उड़ानों को अपनी सफलता का उल्लंघन करार दिया है, जबकि रूस ने मानवीय आधार पर संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका का दावा है कि तेहरान ये गतिविधियां अंतिम संस्कार में शामिल होने की आड़ में अंजाम दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूटा के 2 नेशनल मॉन्यूमेंट्स, बियर सीयर्स और ग्रैंड स्केयरकेस एस्केलेट का दायरा घटाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस के अनुसार इस फैसले से इन इलाकों में जमीन का सही इस्तेमाल हो सकेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी सहयोगियों के सामने फ्रिजर मिसाइल रक्षा पहल का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से निपटने के लिए ये परियोजना
सहयोगी देशों के साथ मिलकर तेजी से मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करेगी और इसे अगले 12 महीनों में तैयार किया जा सकता है। यूरोपीय संघ ने गाजा के लिए $1 अरब की सहायता राशि जुटाने के प्रयासों में समन्वय किया है। संघ के शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि यूरोपीय संघ व्हाइट हाउस और संयुक्त राष्ट्र सहित 65 सरकारों और संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यूरोपीय यूनियन ने माना है कि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अनुमानित $70 अरब की तुलना में राशि बहुत कम है। हंटिंगटन बॉटनिकल गार्डन में 2 दुर्लभ शब फूल के एक साथ खिलने का अद्भुत नजारा देखने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस लुप्तप्राय पौधे की तीखी गंध और केवल 24 से 48 घंटे तक रहने वाली इसकी दुर्लभता इसे वनस्पति जगत का सबसे अनोखा आकर्षण बनाती है। हंगरी की संसद ने सोमवार को एक संवैधानिक संशोधन पारित कर राष्ट्रपति तमास फुलियोक को पद से हटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार और उनकी पिज़ा पार्टी का कहना है कि फुलियोक पूर्व सरकार के प्रभाव में थे। नाइजीरिया में लगभग 2 महीने से बंधक बनाए गए 39 स्कूली बच्चों और 4 जीवित शिक्षकों को रिहा कर दिया गया है। 15 मई को अगवा किए गए लोग शुक्रवार को सुरक्षा बलों द्वारा बचाए गए थे और अब वे अपने परिवारों के पास लौट रहे हैं। इस दुखद घटना में एक शिक्षक की बंधक बनाए जाने के दौरान मृत्यु हो गई थी। 13 जुलाई को ओयो राज्य की राजधानी से रवाना होकर सभी सुरक्षित अपने घर ओरिरे जिले पहुंच गए हैं। पेरिस के पास फॉन्टेनब्लू के ऐतिहासिक जंगल में भीषण आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स और विमानों को तैनात किया गया है। भीषण हीटवेव के चलते फ्रांस में इस साल अब तक 32,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन जल चुकी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की आज से बर्मिंघम में शुरुआत होने जा रही है। भारतीय टीम का इरादा, बता दें, वनडे सीरीज को जीतकर T20 में मिली हार का हिसाब बरकरार करने का होगा। वनडे सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों की वापसी से टीम को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अनुभवी विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में नजर आएंगे। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज देर रात फ्रांस का सामना स्पेन से होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम फाइनल में जगह बनाएगी, जबकि हारने वाली टीम को तीसरे स्थान के प्लेऑफ से संतोष करना होगा। फ्रांस और स्पेन का मुकाबला अलग अलग फुटबॉल शैलियों का टकराव भी होगा। स्पेन गेंद पर कब्जा जमाकर खेल की रफ्तार नियंत्रित करना चाहेगा, जबकि फ्रांस तेज काउंटर अटैक और दमदार फिनिशिंग से मैच अपने नाम करने की कोशिश करेगा। दोनों टीमें 38 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं। स्पेन ने 18 और फ्रांस ने 13 मैच जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स के मैदान पर इतिहास रचा। भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड के साथ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच को 270 रन से अपने नाम कर लिया। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का विशाल लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड की दूसरी पारी चौथे दिन 186 रनों पर सिमट गई। भारत की महिला टेस्ट में रनों के हिसाब से दूसरी बड़ी जीत भी रही। न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। बाएं हाथ के स्पिनर जेडन लेनॉक्स ने 19 रन देकर 5 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई। न्यूजीलैंड के वनडे में 400वीं जीत रही। ब्रेडन मैकलम ने राष्ट्रीय टेस्ट कोच के तौर पर अपने नतीजों के लिए इंग्लैंड के क्रिकेट प्रशंसकों से माफी मांगी है। उन्होंने माना है कि अब किसी और को मौका देने का समय आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अफगान महिला शरणार्थी क्रिकेटर्स के लिए अपने डेवलपमेंट पाथवे प्रोग्राम को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला एडिनबर्ग में हुई आईसीसी बोर्ड की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में लिया गया। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंडर 19 पुरुष और महिला वर्ग में भारत के 9 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल में 6 भारतीय मुक्केबाजों को हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ इन 6 मुक्केबाजों ने कांस्य पदक अपने नाम किए। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की स्टार पुरुष युगल जोड़ी की कोर्ट पर वापसी हो गई है। भारतीय जोड़ी जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अगुवाई कर रही है। मनव ठक्कर और मानु शाह की पुरुष युगल जोड़ी ने ITTF की ताजा विश्व रैंकिंग में करियर की विश्व नंबर 2 रैंक हासिल कर ली है। इसके साथ ये जोड़ी भारत की अब तक की सबसे ऊंची रैंक पाने वाली जोड़ी भी बन गई है।
तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस 100 में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।